हम आज हमारी जो फर्स्ट जो क्लास है प्रैक्टिस सेट की, उसको हमें स्टार्ट करने वाले हैं। बहुत ही शानदार तरीके से हर एक के क्वेश्चन के बारे में संक्षिप्त के अंदर बात करेंगे। तो ज्यादा टाइम में वेस्ट ना करते हुए बात करते अपने टॉपिक की तरफ। फर्स्ट जो क्वेश्चन अपने पास है कि आग की खोज किस काल से मानी जाती है। बहुत बार एग्जाम के अंदर ये चीजें पूछी गई हैं कि आग की खोज किस काल से मानी जाती है। ऑप्शन ए अपने पास है आधुनिक काल से, ऑप्शन बी है सिंधु घाटी काल से, ऑप्शन सी है औद्योगिक काल से और ऑप्शन नंबर डी है पुरापाषाण काल से। 4 ऑप्शन है, 2 सेकंड तक आप विचार करेंगे, फिर उसके बाद में आंसर की तरफ बात करते हैं। तो आंसर जो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, आग की खोज किस काल से मानी जाती है? पुरापाषाण काल से। किस काल से? पुरापाषाण काल से आग की जो खोज है वो मानी जाती है। अगर हम बात करें उत्पत्ति के बारे में, तो पुरापाषाण काल के अंदर आग की जो उत्पत्ति है वो किसके माध्यम से हुई थी? तो पत्थर के टुकड़ों को रगड़ने से। पत्थर के टुकड़ों को आपस में रगड़ने से, आपस में रगड़ने से आग की उत्पत्ति मानी जाती है। पुरापाषाण काल के अंदर जो आदि मानव था उसने लगभग आज से 250 से 300 लाख वर्ष पहले की बातें हैं, उस दौरान पत्थर के माध्यम से औजार तैयार करता, और जो पत्थर के माध्यम से औजार तैयार करता उसी के माध्यम से वो शिकार करता था, और पुरापाषाण काल के अंदर वो गुफाओं के अंदर अपना जीवन यापन करता। तो उसी दौरान आग की जो उत्पत्ति है वो मानी जाती है किसके माध्यम से? पत्थर के टुकड़ों को आपस में रगड़ने से, या हम बोल सकते हैं पत्थर के टुकड़ों को आपस में घर्षण करवाने से। घर्षण करवाने से, घर्षण करवाने से। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपने पास में, आग क्या है? ऑप्शन ए है अपचयन, ऑप्शन बी है ऑक्सीकरण, ऑप्शन सी है दोनों, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आग क्या है? एक ऑक्सीकरण है। क्या है? आग एक ऑक्सीकरण है। ठीक है, इससे पहले जितने भी जो जुड़े हुए पॉइंट्स होते हैं उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। बहुत बार पूछा जाता है आग के बारे में कि आग का एनएफपीए कोड कितना होता है? एनएफपीए कोड, तो डायरेक्ट जो आंसर देंगे हम कितना? 1। आग का एनएफपीए कोड कितना होता है? 1 होता है। अगर इस एनएफपीए की फुल फॉर्म के बारे में बात करें कि हर एक एग्जाम के अंदर ये चीजें पूछी जाती हैं, तो फुल फॉर्म जो होगी इसकी नेशनल फायर प्रोटेक्शन, नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन। हिंदी में बात करें तो राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा सुरक्षा संगठन। अगर एनएफपीए की स्थापना की अगर हम बात कर लें तो इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1896 के अंदर। कब हुई थी? 1896 के अंदर नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। अगर हम इसके पहले सीओ की अगर हम बात करें तो सीओ थे इसके जिम पाउली। जिम पाउली इसके पहले सीओ थे। क्लियर है यहां तक? उसके बाद में आ जाता है अपने पास में आग का एनएफपीए कोड। बात कर लिया हमने, कितना होता है? 1। एनएफपीए की फुल फॉर्म स्थापना पहले सीओ। इसी के साथ में आ जाता है कि आग की जांच व विस्फोट का एनएफपीए कोड कितना होता है? एनएफपीए कोड कितना होता है? तो आग की जांच व विस्फोट का जो एनएफपीए कोड होता है वो कितना होता है? 921। इसी के साथ में और बात कर लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फायर के अंदर अकॉर्डिंग टू नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन के अनुसार आग का कितने प्रकार से वर्गीकरण किया गया है? तो 5 प्रकार से। कितने प्रकार से? 5 प्रकार से नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन के अनुसार आग का क्लासिफिकेशन किया गया। ठीक है, यहां तक क्लियर है? तो हमारा जो क्वेश्चन था आग क्या है? एक ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीकरण है। आग एक तीव्र रासायनिक अभिक्रिया होती है जो 3 तत्वों के मिलने से उत्पन्न होती है, ईंधन, तापमान और ऑक्सीजन। कौन कौन सा? ईंधन, ताप और ऑक्सीजन। एक बार इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, फिर बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। आग को लगने के लिए तत्व की अगर बात करें तो तत्व कितने होते हैं? 3 तत्वों में अगर
देख लें तो सबसे पहले आता है अपने पास में ईंधन, दूसरा जो आता है अपने पास में ताप, और तीसरा जो आता है अपने पास में ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, ये तीन तत्व होते हैं, ईंधन, ताप और ऑक्सीजन। ईंधन अगर हम के बारे में पूछ लिया जाए तो ईंधन एक जलने योग्य पदार्थ होता है, एक जलने योग्य पदार्थ होता है। जलने योग्य पदार्थ है क्या? ईंधन। और ईंधन को ही आग की खुराक के नाम से भी जाना जाता है। इस चीज को बाकायदा नोट डाल के लिख लेना, बहुत बार पूछा जाता है। आग की खुराक, आग की खुराक के नाम से किसको जाना जाता है? ईंधन को जाना जाता है। किसको? ईंधन को। एक पौंड जो ईंधन होता है उसको जलाने के लिए कितनी हवा की आवश्यकता पड़ती है? 10 पौंड। 10 पौंड जो एयर हवा होती है उसकी आवश्यकता हमें पड़ती है। क्लियर है? इसी के साथ में टेम्परेचर, ताप की अगर हम बात करें तो ताप होता है ईंधन को जलाने के लिए उचित तापक्रम। ऑक्सीजन, जिस प्रकार से सजीव प्राणी को जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है, उसी प्रकार से आग के अंदर ऑक्सीजन एक दहन सहायक गैस होती है जो कंटिन्यू लगाने का काम करती है। ऑक्सीजन प्रेजेंट रहेगी, आग लगती रहेगी, ऑक्सीजन खत्म, आग भी तुरंत बुझ जाएगी। तो आग को लगने के लिए भी तीन एलिमेंट, तीन तत्वों की आवश्यकता पड़ती है। चाहे दुनिया की कितनी भी बड़ी फायर क्यों ना हो, इन्हीं तीन तत्वों में से एक एलिमेंट की सप्लाई को आप कट कर दो, आराम से आग बुझ जाएगी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फायरमैन के अंदर एफ से क्या होता है? एफ से क्या होता है? तो एफ से क्या होता है? ऑप्शन ए अपने पास में फेथफुल, ऑप्शन बी फाइन, ऑप्शन सी फ्रिक्शन लॉस, और ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। फायरमैन जो है उसके अंदर एफ जो शब्द है, वर्ड है, उससे क्या बनता है? तो फुल फॉर्म के बारे में बात कर लेते हैं। फायरमैन, क्योंकि फायरमैन की हम तैयारी करें तो बहुत बार इंटरव्यू और एग्जाम के अंदर ये चीजें पूछी जाती है। एफ से होता है फेथफुल, फेथफुल। आई से होता है इंटेलिजेंट, आई से होता है इंटेलिजेंट। आर से होता है रिसोर्सफुल, रिसोर्सफुल। ई से होता है इफिशिएंट, ई से होता है इफिशिएंट। एम से होता है मेंटली अलर्ट, मेंटली अलर्ट। ए से होता है एक्टिव, और एन से होता है नोबल, एन से होता है नोबल। हिंदी में अगर हम इसकी बात कर लें, फेथफुल का अर्थ होता है निष्ठावान, निष्ठावान। इंटेलिजेंट बुद्धिमान, बुद्धिमान। रिसोर्सफुल होता है कुशल, इफिशिएंट होता है दक्ष, मेंटली अलर्ट होता है चौकन्ना, और एक्टिव होता है सक्रिय, एक्टिव सक्रिय। और नोबल का अर्थ होता है कुलीन, उच्च विचारों वाला। एक फायरमैन के अंदर ये गुण होने चाहिए। बहुत बार एग्जाम के अंदर ये पूछ लिया जाता है कि फायरमैन के अंदर इन चार ऑप्शन में से कौन से गुण होने चाहिए। तो एक फायरमैन सबसे पहले निष्ठावान होना चाहिए, बुद्धिमान हो, कुशल हो, दक्ष हो, चौकन्ना हो, जब भी ड्यूटी के ऊपर रहे, सक्रिय हो, और उच्च विचारों वाला, कुलीन उच्च विचारों वाला होना चाहिए। तो आंसर जो होगा हमारा राइट ऑप्शन नंबर ए, एफ से क्या होता है? फेथफुल। एफ से क्या होता है? फेथफुल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईंधन क्या होता है? ऑप्शन ए है ईंधन एक दहन सहायक गैस होती है, ईंधन को जलाने के लिए उचित तापक्रम। ऑप्शन सी ईंधन एक जलने योग्य पदार्थ है, और ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। तो चार ऑप्शन दिए गए, इन चार ऑप्शन में से आंसर को सिलेक्ट करना है। तो आंसर जो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, ईंधन क्या है? एक जलने योग्य पदार्थ होता है। क्या होता है? एक जलने योग्य पदार्थ। ईंधन के अगर हम क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण के बारे में बात कर लें तो दो प्रकार से इसका वर्गीकरण किया गया है। एक उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा जो आता है अपने पास में भौतिक अवस्थाओं के आधार पर, भौतिक अवस्थाओं के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर भी दो प्रकार से इसका वर्गीकरण किया गया है। एक आ जाता है अपने पास में प्राकृतिक ईंधन, प्राकृतिक ईंधन, और दूसरा जो आता है अपने पास में मानव निर्मित ईंधन, मानव निर्मित ईंधन। प्राकृतिक ईंधन क्या होता है? जैसे अपने पास में लकड़ी है, इसी के साथ में कोयला है, वो ईंधन जो प्रकृति में जिस अवस्था में पाया जाता है उसी अवस्था में हम उसको जलाने का काम करते हैं, वो ईंधन क्या कहलाएगा? प्राकृतिक ईंधन। दूसरा आ जाता है मानव निर्मित ईंधन, वो फ्यूल जिसको हम खुद तैयार करते हैं। कोयला जो है उसको जब वायु की अनुपस्थिति के अंदर बहुत अधिक हीट टेम्परेचर देते हैं तो उस दौरान एक गैस निकलती है उसके अंदर से, और वो जो गैस है वो कौन सी होगी? कोल गैस। कौन सी? कोल गैस है। अब ये जो कोल गैस है वो अपने आप तैयार नहीं है, हमने खुद ने कोयले को जब बहुत अधिक हीट दिया है वायु की अनुपस्थिति में, उस दौरान तैयार हुई है। तो ये मानव निर्मित, या हम इसको बोल सकते हैं शोधित ईंधन, शोधित ईंधन के नाम से भी हम इसको जानते हैं। क्लियर यहां तक?
उसके बाद आ जाता है भौतिक अवस्थाएं, जितनी भी अवस्थाओं के अंदर फ्यूल पाया जाता है उस अवस्थाओं के आधार पर वर्गीकरण। पहला जो आता है अपने पास में ठोस ईंधन है, दूसरा जाता है अपने पास में द्रव्य ईंधन है, और तीसरा जो आता है अपने पास में गैस ईंधन। ठोस की बात करें तो लकड़ी कोयला हो गया, द्रव की बात करें तो डीजल पेट्रोल केरोसिन हो गया, गैस की बात करें एलपीजी सीएनजी ब्यूटेन प्रोपेन एसिटिलीन और हाइड्रोजन। ये जो सारी है वो किसके अंदर आ जाती है अपने पास में, वो भौतिक अवस्थाओं के आधार पर जो क्लासिफिकेशन किया गया है वो। उसके बाद आता है अपना पास इसी में जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन किसे कहा जाता है? आज से कई लाखों करोड़ों वर्ष पहले जब धरती उथल पुथल हुई उस दौरान जो जंगल पेड़ पौधे थे, पशु पक्षी थे, तो उथल पुथल के दौरान उनके जो शरीर है वो कई लाखों हजारों करोड़ों वर्षों के बाद में गल सड़ना शुरू हो गया, और उसी के माध्यम से जो कच्चा तेल है वो बनना स्टार्ट हो गया। तो उसी के द्वारा, उनके शरीर के द्वारा, उनके अवशेषों के माध्यम से जो फ्यूल तैयार होता है उसी को हम किसके नाम से, जीवाश्म ईंधन के नाम से जानते हैं। क्लियर है? यहां तक जितने भी फ्यूल से रिलेटिव क्वेश्चन थे सारे हमने बात किया। उसके बाद में आ जाता है एनएफएससी कहां स्थित है। एनएफएससी की अगर हम बात करें है क्या, तो नेशनल फायर सर्विस कॉलेज, एकमात्र भारत की पहली गवर्नमेंट जो कॉलेज है वो नेशनल फायर सर्विस कॉलेज कहां पे स्थित है? ऑप्शन ए नागपुर, ऑप्शन बी नागौर, ऑप्शन सी नारनौल और ऑप्शन नंबर डी है निजामपुर। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो हमारा राइट जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कहां पे? नागपुर। नागपुर के अंदर भारत का पहला सरकारी गवर्नमेंट जो कॉलेज है वो स्थापित है। कहां पे? नागपुर। और नागपुर ना देके हो सकता है वो दे दे महाराष्ट्र। कहां पे? महाराष्ट्र। अगर इसकी स्थापना की बात करें, नेशनल फायर कॉलेज की स्थापना जो है वो कब हुई थी? वर्ष 1956 के अंदर। कब हुई थी? 1956 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। भारत की अगर हम बात करें, भारत की पहली महिला फायर फाइटर, भारत की पहली महिला फायर फाइटर की अगर हम बात करें तो कौन थी? हर्षिना कानेकर। कौन है? हर्षिना कानेकर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इस चीज को, कानेकर, हर्षिना कानेकर। नोट डाल के इस चीज को लिख लेना, बहुत बार एग्जाम के अंदर ये चीजें पूछी जाती हैं। भारत की पहली जो महिला फायर फाइटर है वो कौन सी है? हर्षिना कानेकर। विश्व की अगर बात कर ले, दूसरा जो आता है अपने पास में कि विश्व की पहली महिला फायर फाइटर कौन थी, तो मोरली विलियम। कौन थी? मोरली विलियम विश्व की पहली महिला फायर फाइटर थी। क्लियर है? यहां तक जितने भी जो क्वेश्चन है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेशनल फायर डे कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 4 अप्रैल को, ऑप्शन बी 5 अप्रैल को, ऑप्शन सी 14 अप्रैल को, और ऑप्शन नंबर डी है 24 अप्रैल को। नेशनल फायर डे अभी एग्जाम हुआ था 7 अगस्त 2021 के अंदर एयरफोर्स के अंदर, जिसमें से हमारे 7 कैंडिडेट क्वालिफाइड हुए थे। उसी के एग्जाम के अंदर यह क्वेश्चन पूछा था कि नेशनल फायर डे कब मनाया जाता है, तो आंसर जो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, 14 अप्रैल को। 14 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? नेशनल फायर डे के रूप में मनाते हैं। और बात कर ले नेशनल फायर वीक के रूप में, वो उसकी बात करें तो 14 से 20 अप्रैल को, 14 से 20 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? नेशनल फायर वीक के रूप में हमें मनाने का काम करते हैं। क्लियर? यहां तक। इसी के साथ में अगर हम बात कर लें, दूसरा जो क्वेश्चन है नेशनल सेफ्टी डे। नेशनल सेफ्टी डे की अगर बात करें तो वो कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है 4 मार्च को। 4 मार्च को नेशनल सेफ्टी डे के रूप में मनाते हैं। और नेशनल सेफ्टी वीक की अगर हम बात करें तो 4 से 10 मार्च को, 4 से 10 मार्च को नेशनल सेफ्टी वीक के रूप में हम मनाने का काम करते हैं। हर एक साल दुर्घटनाओं को रोकने के बारे में इनमें जागरूकता उत्पन्न की जाती है। तो 2021 के अंदर नेशनल फायर वीक जो मनाए उसकी एक थीम थी, आपदा से सीखें वह भविष्य की सुरक्षित तैयारियां करें, सुरक्षित तैयारी करें। ये इसकी थीम थी, इसके नेशनल जो फायर वीक जो मनाया जाता है उसकी। ठीक है? यहां तक क्लियर है। उसके बाद में एक छोटा सा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन और आता है अपने पास में। वो क्वेश्चन ये है कि इंटरनेशनल फायर फाइटर डे, इंटरनेशनल फायर फाइटर जो डे है वो कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 4 मई को। 4 मई को इंटरनेशनल फायर फाइटर डे के रूप में हम मनाने का काम करते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यहां तक क्लियर है? उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपने पास में,
आग के विस्फोट व उसकी जांच का जो एनएपीए कोड है वो कितना है? ऑप्शन ए एनएपीए 1, ऑप्शन बी है 10, ऑप्शन सी 13 और ऑप्शन नंबर डी है 921। तो आग का विस्फोट और उसके जांच का जो एनएपीए कोड है वो कितना है? आंसर जो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, डी इज हमारा राइट आंसर होगा 921। आग के विस्फोट व जांच, आग की विस्फोट व जांच का एनएपीए कोड कितना होता है? 921। इसी के साथ में अगर एनएपीए 1 के बारे में बात करें तो आग का जो कोड है वो एनएपीए कितना होता है? 1 होता है। एनएपीए 10 के बारे में बात करें तो पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर का जो एनएपीए कोड होता है वो कितना होता है? 10 होता है। 13 की अगर हम बात करें तो इंस्टॉलेशन ऑफ स्प्रिंकलर सिस्टम, किसका? स्प्रिंकलर सिस्टम का इंस्टॉलेशन का जो एनएपीए कोड है वो कितना होता है? 13 होता है। 13 क्लियर है यहां तक? उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आग को जलाने के लिए कितने तत्वों की आवश्यकता पड़ती है? ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5 और ऑप्शन नंबर डी है 6। तो आग को जलाने के लिए कितने तत्वों की आवश्यकता पड़ती है? 3 तत्वों की आवश्यकता पड़ती है। पहला जो आता है अपने पास में ईंधन है, पहला ईंधन, दूसरा की अगर हम बात करें ताप, और तीसरा जो अगर हम बात करें तो क्या हो जाता है? ऑक्सीजन। ईंधन एक जलने योग्य पदार्थ होता है। ताप ईंधन को जलाने के लिए उचित तापक्रम जो दिया जाता है। ऑक्सीजन एक दहन सहायक गैस होती है जो कि जब तक प्रेजेंट रहेगी वहां पे आग कंटिन्यू लगती रहेगी। आग से ऑक्सीजन को हटा देंगे तुरंत आग बुझ जाएगी। तो 3 आग को लगने एलिमेंट की अगर बात करें तो टोटल कितने होते हैं? 3। पहला ईंधन, दूसरा तापमान और तीसरा ऑक्सीजन। क्लियर है? इन्हीं के माध्यम से फायर ट्रायंगल होता है। कुछ इस प्रकार से इस 3 जो एलिमेंट मिलते हैं अपने पास में, ईंधन, ताप और ऑक्सीजन, इसी के माध्यम से, इन तीनों के माध्यम से बुझाओं के मिलने के बाद में क्या बनता है? फायर ट्रायंगल। आग का त्रिभुज, आग का त्रिकोण भी बनता है। तो आग को लगने के लिए कितने तत्वों की? 3 एलिमेंट तत्वों की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। आग को बुझाने के जो मेथड है वो कौन कौन से हैं या कितने प्रकार होते हैं? ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 5 और ऑप्शन नंबर डी है 6। तो आग को जो बुझाने के मेथड है मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? 3 होते हैं। सबसे पहले जो आता है अपने पास में कूलिंग मेथड होता है। दूसरा जो आता है अपने पास में स्मूथरिंग मेथड। पहला कूलिंग मेथड, दूसरा जो आता है स्मूथरिंग मेथड, तीसरा जो आता है स्टारवेशन। कौन सा आता है? स्टारवेशन। समझ रहे हैं एक चीज को? कूलिंग जो मेथड होता है इसके अंदर आग को हमें ठंडा करके बुझाते हैं, जिसको हमें शीतलीकरण के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? शीतलीकरण के नाम से भी जिसको जाना जाता है। दूसरा आता है स्मूथरिंग, जिसके अंदर ऑक्सीजन को हटाया जाता है। ऑक्सीजन को हटाया जाता है या आग का दम घोटा जाता है। आग को दम घोटा जाता है या इसी को हम किसके नाम से? श्वास रोधन विधि के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? श्वास रोधन विधि के नाम से भी इसको जाना जाता है। दूसरा जो मेथड है वो, तीसरे की अगर हम बात करें, तीसरा जो मेथड है उसकी अगर हम बात करें तो तीसरा आता है अपने पास में कौन सा? स्टारवेशन। स्टारवेशन की अगर हम बात करें तो स्टारवेशन का अर्थ होता है ईंधन को हटाना। ईंधन को हटाना क्या कहलाता है? स्टारवेशन कहलाता है। और इसी के साथ में इसको शुद्ध आवरण विधि के नाम से, शुद्ध आवरण विधि के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो ये 3 प्रकार के मुख्य रूप से मेथड होते हैं। पहला कूलिंग, दूसरा स्मूथरिंग और तीसरा होता है अपने पास में स्टारवेशन। एग्जाम 2016 राजस्थान फायरमैन के एग्जाम के अंदर ये पूछा था कि स्मूथरिंग मेथड क्या होता है? आग को ढककर बुझाना। क्लियर है? इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। स्मूथरिंग जो मेथड है वो कितने प्रकार से होता है? ऑप्शन 1 2 प्रकार से, बी 3, सी 4 और ऑप्शन नंबर डी है 5। स्मूथरिंग मेथड कितने प्रकार से होता है? हालांकि बहुत ही शानदार और अजीब क्वेश्चन है, शायद ही कभी सुना होगा। स्मूथरिंग मेथड मुख्य रूप से कितने प्रकार से होता है? 2 प्रकार से स्मूथरिंग मेथड होता है। स्मूथरिंग मेथड की अगर हम बात करें जिसके अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई को हम कट करते हैं, ऑक्सीजन की सप्लाई को कट करते हैं या तो कम करते हैं, और दूसरा जो होता है जिसमें ऑक्सीजन की अधिकता होती है, जिसके माध्यम से भी आग का दम घुट जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक जिसके अंदर ऑक्सीजन को कट किया जाता है या रोका जाता है। दूसरे स्मूथरिंग की अगर हम बात करें, जैसे अपने पास में क्या है? एक मोमबत्ती है, उस मोमबत्ती में आग लगा दी और उसके बाद में हमें बुझाना है, तो ना तो आप उसके ऊपर पानी डाल सकते हैं क्योंकि पानी डालेंगे तो कूलिंग मेथड, ना ही आप वहां से फ्यूल को हटा सकते हैं, तो फ्यूल को हटाएंगे तो कौन सा हो जाएगा?
स्टारवेशन। तो वहां पे हम ना तो कूलिंग कर सकते हैं, ना ही समूथरिंग, ना ही स्टारवेशन कर सकते हैं। तो वहां पे हम क्या करते हैं, समूथरिंग। हमें हवा देकर के तेजी से और उस आग का दम घोटने का काम करते हैं और इस प्रकार से आग बुझती है। तो दूसरा जो मेथड होता है वो ये है, समूथरिंग मेथड। तो दो प्रकार से समूथरिंग मेथड होता है, एक जिसमें ऑक्सीजन को कम किया जाता है और दूसरा जिसमें अधिकता की जाती है हवा की, जिसके माध्यम से आग का दम घुटने के कारण बुझ जाती है। ठीक है, इसी समूथरिंग जो मेथड होता है इसी को हम किसके नाम से जानते हैं, इसी को हमें श्वास रोधन विधि के नाम से भी जानते हैं। श्वास रोधन, इसी को हमें दम घोटना के नाम से भी जानते हैं। ये हर एक जो वर्ड है आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टारवेशन मेथड कितने प्रकार का होता है? तो ऑप्शन ए 2 प्रकार का, बी 3, सी 4 और ऑप्शन नंबर डी है 5। तो स्टारवेशन मेथड कितने प्रकार से आप कर सकते हैं? तो राइट जो आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, कितने प्रकार से? 3 प्रकार से जो स्टारवेशन है वो किया जा सकता है। कितने प्रकार से? 3 प्रकार से। स्टारवेशन जो मेथड होता है इसका अर्थ होता है ईंधन को हटाना, ईंधन को हटाना या ईंधन को हटाकर आग को बुझाना। कौन सा मेथड हो जाएगा? स्टारवेशन मेथड हो जाएगा। इसी को हम शुद्ध आवरण विधि के नाम से भी जानते हैं। किस विधि के नाम से? शुद्ध आवरण विधि के नाम से भी। दोनों ही चीजें मोस्ट इंपोर्टेंट है, हो सकता है कोई भी एग्जाम में देते हैं। तो कितने प्रकार से स्टारवेशन होता है? 3 प्रकार से। 3 प्रकार से किस किस प्रकार से? एक होता है आग को ईंधन से हटाना, आग को ईंधन से हटाना और दूसरे के अंदर हम क्या करते हैं, ईंधन को आग से हटाते हैं, ईंधन को आग से हटाने का काम करते हैं और तीसरे के अंदर जो आग जो होती है उसको छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर बांटने का या विभाजित करने का काम करते हैं, जिसके माध्यम से आग बुझ जाती है। तो वहां पे कौन सा मेथड होगा? स्टारवेशन होगा। स्टारवेशन शुद्ध आवरण या ईंधन को हटाने वाली विधि। ठीक है, ब्लू सर्कल किस आग का सिंबल होता है? तो अगर हम बात करें ऑप्शन ए के बारे में तो क्लास ए फायर का, ऑप्शन बी क्लास फायर का, तो ऑप्शन आता है सी क्लास फायर का, ऑप्शन नंबर डी है डी क्लास फायर का। तो अपने पास में ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ब्लू सर्कल किस आग का सिंबल होता है? ए का, बी का, सी का या डी का? तो हमारा राइट जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, किसका होता है? सी क्लास जो फायर होता है उसका सिंबल क्या होता है? ब्लू सर्कल होता है। ए क्लास की अगर हम बात करें तो कुछ इस प्रकार से का ट्राइंगल होगा, ए उसके अंदर ए लिखा होता है। कलर कोड की अगर हम बात करें तो क्या होता है? ग्रीन। बी क्लास की अगर हम बात करें तो रेड स्क्वायर होता है, कुछ इस प्रकार से क्या होता है? रेड स्क्वायर होता है। उसके बाद में अगर हम सी क्लास फायर की बात करें तो उस प्रकार से एक सर्किल होता है जिसमें अंदर कलर कोड की अगर हम बात करें तो ब्लू सर्किल। इसी के साथ में डी क्लास फायर की अगर हम बात करें तो एक स्टार बना होता है, अंदर की तरफ क्या होगा? डी लिखा होगा और पीला इसके अंदर क्या होता है? कलर कोड होता है, कलर कोड। अगर लास्ट की बात करें के क्लास फायर के बाद में किचन फायर, जिसका एक कुछ इस प्रकार से ब्लैक हेक्सागोन होता है और अंदर की तरफ कलर कोड की बात करें तो कैसा होता है? काला। अभी एग्जाम हुआ था 29 अगस्त को एग्जाम हुआ था म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन स्टेशन फायर ऑफिसर का। उसके एग्जाम में पूछा था कि डी क्लास फायर का सिंबल क्या होता है? ऑफिशियल तो क्या होता है? जो पीला स्टार होता है वो। क्लियर यहां तक? आपका जो एनएपीए कोड के अनुसार क्लासिफिकेशन है वो यही किया गया है, ए बी सी डी और के। सी क्लास जो होती है इसके अंदर एनएपीए इलेक्ट्रिक फायर भी रखता है। ए क्लास फायर जिसको हम सॉलिड फायर के नाम से जानते हैं, जिसको हमें ऑर्डिनरी फायर के नाम से, सामान्य फायर के नाम से, कार्बोनियस की आग के नाम से जानते हैं, तो वो कौन सी हो जाएगी? ए क्लास फायर, जो कि लकड़ी, कागज, कोयला, रबड़, प्लास्टिक, घास फूस आदि की जो आग होती है उसके अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, बी क्लास जो फायर होती है जिसको हम लिक्विड फायर के नाम से जानते हैं, डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, रंग, पेंट, ग्रीस, नेफ्था आदि की जो आग होती है बी क्लास है। सी क्लास है गैस फायर, एलपीजी, सीएनजी, ब्यूटेन, प्रोपेन, एसिटिलीन, हाइड्रोजन और इसी के साथ में इलेक्ट्रिक फायर। डी क्लास मेटल फायर, जिंक, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम आदि की जो आग होती है वो किसके अंदर आ जाते हैं? डी क्लास में। के क्लास फायर किचन फायर कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि एनएफपी के अनुसार आग का जो वर्गीकरण है वो कितने प्रकार से किया गया? 4 प्रकार से, 5 प्रकार से, 6 प्रकार से और 3 प्रकार से। तो एनएफपी के अनुसार कितने प्रकार से किया गया है? 5 प्रकार से आग का क्लासिफिकेशन किया गया है, ए बी सी डी और उसके बाद में ए बी सी और ए बी सी डी के ये किया गया है। इसी को हमें ए क्लास की बात करें तो इसको सॉलिड फायर, इसको हम जानते हैं
लिक्विड फायर के नाम से, इसको गैस फायर और इसको हम इलेक्ट्रिक फायर के नाम से, डी क्लास मेटल फायर के नाम से, और के क्लास आती है अपने पास में किचन फायर के नाम से इसको जाना जाता है। 5 प्रकार से नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन के अनुसार इसका क्लासिफिकेशन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लाज्मा की खोज किसने की थी? तो प्लाज्मा की खोज ऑप्शन ए रेदरफोर्ड ने, बी हर्सेल ने, सी कुकस नामक वैज्ञानिक ने, और ऑप्शन नंबर डी है प्रिस्टले और सिले ने। प्लाज्मा की खोज किसने की थी? तो आंसर जो होगा हमारा राइट वो होगा ऑप्शन नंबर सी, कुकस जो नामक वैज्ञानिक थे उन्होंने क्या की थी? प्लाज्मा की खोज की थी। अगर बात करें पदार्थ के बारे में, पदार्थ की अवस्थाएं कितनी होती हैं, तो पदार्थ की कुल कितनी अवस्थाएं होती है? 3 अवस्थाएं होती हैं। एक जो अवस्था है वो कौन सी होती है? एक अवस्था होती है अपने पास में ठोस अवस्था, दूसरी जो होती है द्रव्य, और तीसरी जो होती है कौन सी? गैस। ठीक है, ठोस, द्रव और गैस, 3 अवस्थाएं होती हैं। लेकिन अगर बात करें चौथी अवस्था के बारे में, चौथी अवस्था की अगर बात करें तो चौथी अवस्था कौन सी होगी? प्लाज्मा। कौन सी होगी? प्लाज्मा। और इस प्लाज्मा की खोजकर्ता कौन थे? कुकस नामक वैज्ञानिक। आग पदार्थ की कौन सी अवस्था है? चौथी अवस्था है प्लाज्मा। दहन के दौरान निकलने वाली जो गैसें हैं वो कौन कौन सी? तो सबसे ऑप्शन पहले है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन सी सल्फर डाइऑक्साइड, और ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। जब भी दहन होता है, आग लगती है, कौन कौन सी गैसें निकलती हैं? तो हमारा जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। सभी जो गैसें हैं वो दहन के दौरान, आग लगने के दौरान निकलती हैं। अगर हम बात करें CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में, तो ईंधन के द्रव्यमान का लगभग 60 से 90% निकलती है। कितना? ईंधन के द्रव्यमान का लगभग 60 से 90% निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड की अगर हम बात करें तो लगभग 55% देखने को मिलती है। हीटर के अंदर, अंगीठी के अंदर और चूल्हे के अंदर जब आग लगती है तो उस दौरान कौन सी? कार्बन मोनोऑक्साइड जो गैस होती है, जो जहरीली गैस है, वो निकलती है। और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अगर बात कर ले कि हवा से हल्की या भारी, तो हवा से क्या होती है? भारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सल्फर डाइऑक्साइड। जब कच्चे माल को दहन करवाया जाता है उस दौरान ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है। कच्चे तेल वगैरह हो गया, और भी बहुत सारी मेटल होती है जैसे जिंक होगी, सीसा हो गया, तांबा हो गया, तो उनके दहन के दौरान कौन सी निकलती है? सल्फर डाइऑक्साइड। इसी के साथ में नाइट्रोजन ऑक्साइड भी जो गैस होती है वो बाहर की तरफ निकलती है दहन में। तो वो जो है बहुत अधिक टेम्परेचर दिया जाता है, उस दौरान नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस निकलती है। ये औद्योगिक इकाइयों से और बिजली के उपकरणों को जब आग लगती है तो उस दौरान कौन सी आगी? नाइट्रोजन ऑक्साइड जो गैस आती है वो देखने को मिलती है। 5वें की अगर हम बात करें तो पार्टिकुलेट मैटर, मैटर का तात्पर्य होता है कण से, मैटर का तात्पर्य होता है कणों से। दहन के दौरान छोटे छोटे जो कण ऊपर की तरफ उठते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? पार्टिकुलेट मैटर कहलाते हैं। ये ठोस, द्रव और गैस इन तीनों के अंदर हो सकते हैं दहन के दौरान। ठीक है, तो ये आज की क्लास थी। बाकी नेक्स्ट क्लास में बहुत ही जल्द बात करेंगे। तब तक के लिए जय।